इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी ऐसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें यह बताया गया हो कि टोक्यो रिवेंजर्स की स्टार्टिंग कैसी है, टोक्यो रिवेंजर्स की एंडिंग क्या होगी, टोक्यो रिवेंजर्स में माइकी का क्या होगा, बाजी का क्या होगा, ड्रेकन का क्या होगा या किसी भी कैरेक्टर का क्या होगा। आज मैं हर एक चीज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और इससे वास्ट एक्सप्लेनेशन बहुत लोग ने तुम्हें दिया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें यार चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर चीज बताऊंगा और बीच बीच में जहां पे प्रॉब्लम आएगी वहां पे रुकूंगा भी। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर जानना चाहते हो कि टोक्यो रिवेंजर्स में क्या हुआ। भाई भाई भाई, जो वीडियो टोक्यो रिवेंजर फैंस को चाहिए थी वो आ चुकी है फाइनली भाई। 30 वीडियो के बाद, टोक्यो रिवेंजर्स के ऊपर 30-35 वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो आ चुकी है कि टोक्यो रिवेंजर्स की पूरी टाइमलाइन क्या है, कहां से चीजें शुरू हुई और चीजें कहां पे खत्म होगी। ये पूरी चीज मैं बताने वाला हूं इन वीडियोस में। तो भाई ये चैनल, भाई देखो, ये चैनल आप सब्सक्राइब करना तुम्हारा धर्म बन जाता है भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को हाइप कर दो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। खैर आओ शुरू करते हैं इस अमेजिंग टॉपिक को। सबसे पहली बात, टोक्यो रिवेंजर्स में टाइमलाइन बहुत हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी एक ही टाइमलाइन है, लेकिन जितनी बार कोई टाइम ट्रेवल होता है उतनी नई टाइमलाइन बनती हैं। अब टाइमलाइन ऐसा नहीं है कि उस टाइमलाइन को छोड़ के कोई नई टाइमलाइन ही बन गई, लेकिन फिर भी अगर सेम टाइमलाइन में भी चेंजेस हो रहे हैं, इट मींस कि कुछ चेंज हो रहा है, तो वो टाइमलाइन चेंज हो रही होगी। तो सबसे पहली टाइमलाइन की हम बात करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, मतलब सबसे पहली टाइमलाइन, और ये थी माइकी, शिनिचिरो, एमा जब साथ में थे। तो होता ये है, माइकी शिनिचिरो आपस में भाई होते हैं और उनके घर पे कुछ एडॉप्टेड बच्चे आते हैं। एक आती है एमा जो कि एक इंग्लिश चाइल्ड होती है और इसी वजह से माइकी का पहले नाम होता है सानो मांजीरो, लेकिन एमा की वजह से वो अपना नाम माइकी रख लेता है। एक और भाई आता है जिसका नाम होता है इजाना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि चारों में प्यार कम हो या फिर ऐसा कुछ डिफरेंसेस हो। चारों ही एक दूसरे को बहुत मानते थे। जब 3 साल की उम्र होती है माइकी की, तभी उसके पापा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। माइकी सबसे ज्यादा अपनी मम्मी से प्यार करता है। वो रोज उनसे बताया करता था कि आज उसने कितने स्ट्रांग बना, वो आज किस बच्चे को मारा है, ये सारी चीजें वो अपनी मम्मी को बताया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब होती है और उसकी मम्मी भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे वो चले गए थे दादाजी के अलावा। भाई साहब, शिनिचिरो उस समय पे एक गैंग लीड करता था जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन। अब ऐसा नहीं है शिनिचिरो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन भाई शिनिचिरो के अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड जरूर था और वो हार नहीं मानता था और बहुत ही अच्छा लीडर था। ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन वाली गैंग में जो लोग थे वो हैं अकाशी, बेनकई, वकाजा। आगे चल के ये बहुत ही खतरनाक बनने वाले हैं। आगे चल के शिनिचिरो ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन को डिसबैंड कर देता है और सेकंड जनरेशन को ये जिम्मेदारी दे देता है कि वो ब्लैक ड्रैगन को और ऊंचाइयों पे लेके जाएं। यहाँ पे माइकी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है शिनिचिरो से और इसी वजह से माइकी भी आगे चल के गैंग वाले सीन में जाता है। माइकी के दोस्तों की बात करें तो उसका दोस्त होता है सांजू, बाजी और सेंजू। भाई सांजू और सेंजू जो रहते हैं वो माइकी के बड़े भाई शिनिचिरो के दोस्त अकाशी के दोनों भाई रहते हैं, और बाजी जो रहता है वो रहता है माइकी का पड़ोसी। इसीलिए ये चारों बचपन से ही साथ रहते हैं। एक दिन शिनिचिरो माइकी के लिए एक एरोप्लेन लेके आता है। अब भाई ये एरोप्लेन बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट करने वाली थी। माइकी यहाँ पे एरोप्लेन से खेलता रहता है और यहाँ पे एक बहुत ही बुरी चीज होती है कि माइकी फिसल के गिर गया होता है, जिसकी वजह से भाई माइकी चला जाता है कोमा में
और भाई शिनिचिरो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि अब उसका कोई भी नहीं रहा और माइकी ही था उसका, अब उसकी भी ये हालत हो चुकी है। और भाई 4 साल बाद माइकी की डेथ हो जाती है। हाँ भाई, जो पहली टाइमलाइन है उसमें माइकी की डेथ हो जाती है। माइकी की डेथ के बाद शिनिचिरो एकदम पागल हो चुका रहता है, वो अपने सेंसेस में नहीं रहता है और भाई वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं। एक दिन भाई वकाजा के साथ एक क्लब में शिनिचिरो बैठा रहता है और वहां पे वो देखता है कि कुछ एक ग्रुप है जो बात कर रहा है किसी टाइम लीपर के बारे में। मतलब वो कह रहे थे कि एक बूढ़ा सा आदमी बताओ कैसे कह रहा था कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, मैं टाइम लीप कर सकता हूँ, और वो सब बोल के उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन शिनिचिरो को ये बात मजाक नहीं लगती, वो जाता है उनके पास और उन्हें मारता पीटता है और उनसे निकलवाता है कि उससे टाइम लीपिंग की पावर कहां से मिलेगी। वो सब उसे बताते हैं कि एक नोमैड मैन है जो ये बातें बोल रहा था। अब शिनिचिरो पहुंचता है उस नोमैड मैन के पास और उससे पावर मांगने की कोशिश करता है, लेकिन नोमैड मैन भी बोलता है कि अगर तुम्हें ये पावर चाहिए तो तुम्हें जो इस पावर का मालिक है उसे मारना होता है। विदाउट एंड डाउट शिनिचिरो ने यहाँ पे डंडा उठाया या रॉड जो भी कह लो और उससे उठा के नोमैड मैन के सर पे दे दिया। और यहाँ पे वो नोमैड मैन मरते मरते कहता है बी कर्स्ड, बी कर्स्ड। नोमैड मैन के मारने के बाद भी भाई शिनिचिरो को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पावर्स कैसे यूज करें और शिनिचिरो एकदम पागल होता जा रहा था। एक दिन होता यह है कि सांजू अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है और वो देखता है कि शिनिचिरो रिवर के ऊपर खड़ा था कूदने के लिए। सांजू उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन शिनिचिरो कूद जाता है और शिनिचिरो यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई एक ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से मुझे पता चल जाए कि टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं या टाइम लीप कैसे करते हैं। और भाई जैसे ही शिनिचिरो पानी में गिरता है यहाँ पे वो कर जाता है टाइम लीप उसी समय पे जब माइकी गिरने वाला होता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी टाइमलाइन 2। अब यहाँ पे पहले टाइमलाइन के इवेंट्स चेंज होने वाले थे। भाई यहाँ पे शिनिचिरो पास्ट में पहुंचता है और वो बचा लेता है माइकी को। अब जब माइकी की वो चीज हुई ही नहीं तो भाई माइकी जिंदा बच जाता है। दादाजी और एमा भी वहां पे होते हैं और शिनिचिरो की खुशी का ठिकाना नहीं होता। भाई शिनिचिरो पूरे घर में पोछा लगाता है, एकदम खुश था, खेलता हंसता रहता है। लेकिन उस दिन एक चीज होने वाली थी जो आगे चल के फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली थी और वो था माइकी का पहली बार डार्क इम्पल्स सामने आना। ये इसी टाइम लीपिंग के कारण होता था कि माइकी अपने डार्कनेस, अपने अंदर के डार्क इम्पल्स को रोक नहीं पाता था। शायद ये टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की वजह से होता होगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया गया है लेकिन जितना बताया गया है उतना मैं बताता हूँ। भाई यहाँ पे शिनिचिरो देखता है कि माइकी ने सांजू को इतना मारा है कि उसका मुंह फट चुका है। लिटरली भाई सांजू के मुंह पे जो स्कार है वो माइकी ने ही दिए थे। और भाई ये सिर्फ माइकी ने किया था एक, क्योंकि सांजू ने उसका प्लेन तोड़ दिया था जो शिनिचिरो ने उसे दिलाया था। भाई यहाँ पे शिनिचिरो बहुत हैरान होता है। ये पहली बार था जब माइकी का डार्क इम्पल्स आता है सामने। शिनिचिरो माइकी को डांटता है और सांजू से सॉरी बोलने के लिए बोलता है और माइकी भी यहाँ पे बता रहा होता है कि पता नहीं कैसे कोई चीज ने उस पे हावी होके ये चीज करवाई थी। अब भाई शिनिचिरो यहाँ पे माइकी को कहता है कि सांजू से माफी मांगो और माइकी जो है माफी मांगता भी है। अब यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज होती है जो पूरा फ्यूचर बदल देने वाली होती है। शिनिचिरो फिर से वापस से जाता है उस नोमैड मैन के पास, पर वो नोमैड मैन उसे मिलता नहीं है। भाई उसके बाद वो फिर आता रहता है तो देखता है एक बच्चा जो कि एक लड़की को बचाने के चक्कर में बिना ये सोचे कि वो ताकतवर है कि नहीं, पावरफुल है कि नहीं, लेकिन वो उस बच्ची को बचाने के लिए कूद जाता है। और वो कोई और नहीं, हमारा क्राई बेबी ताकीमिची रहता है, जो कि हीना को बचाने के चक्कर में कुछ लड़कों से लड़ाई कर लेता है। हाँ, वो लड़के उसे दबा के मार रहे होते हैं, तभी वहां पे पहुंच जाता है शिनिचिरो और वो उन बच्चों को डरा के वहां से भगा देता है।
और उसी समय ताकेमिची और शिनिचिरो एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं पे डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है सबकी आपस में। भाई शिनिचिरो ने चूज किया ताकेमिची को अपनी पावर देने का और ताकेमिची उसे ऐसा लगा कि शायद इस पावर के काबिल है। भाई वो पावर देने के बाद शिनिचिरो जो होता है वो चला आता है अपने घर। समय का पहिया चलता है और माइकी और हर कोई बड़ा होता रहता है। यहाँ पे माइकी अपना टोमन ग्रुप बनाता है जिसमें सबसे पहली बार वो ड्रेकन से मिलता है। वो देखता है ड्रेकन कुछ बड़े लोगों के लिए काम कर रहा होता है, तो वो उन सारे बड़े बच्चों को मारता है और ड्रेकन को अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है। बाजी तो उसका बचपन का दोस्त था, तो बाजी को रहना ही था। मित्सुया, काजुटोरा और पाचिन भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है भाई जिसकी वजह से माइकी का डार्क इंपल्स जो अभी उसके अंदर पल रहा था वो उस पे हावी होना शुरू हो जाएगा। भाई यहाँ पे होता ये है कि काजुटोरा और बाजी प्लान बनाते हैं कि भाई माइकी को उसकी फेवरेट बाइक गिफ्ट करेंगे उसके बर्थडे पे। लेकिन भाई वो जिस गैरेज से जाके बाइक चुरा रहे थे वो होता है शिनिचिरो का। भाई शिनिचिरो आता है और काजुटोरो को लगता है कि वो कोई और है और वो पीछे से उस पे रॉड से अटैक कर देता है और शिनिचिरो वही मारा जाता है। भाई बाजी और काजुटोरा दोनों पागल हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन शिनिचिरो का मिला था उसका कर्मा। जैसे उसने नोमैडमैन को मारा था वैसे ही शिनिचिरो भी अब नहीं रहा। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि काजुटोरा के ऊपर भी कुछ डार्क इंपल्स टाइप का वो हो रहा था, जिसकी वजह से भाई काजुटोरा कह रहा था ये सब गलती माइकी की है, ये सब गलती माइकी की है। और यहाँ पे काजुटोरा को होती है कुछ दिन की जेल और यहाँ पे भाई माइकी भी पूरा शॉक रहता है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ बदलने वाला था। डार्क इंपल्स अब अपना रूप दिखाने वाली थी। अब इसके बाद यहाँ पे आता है टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1, जो कि तुमने बहुत लोगों ने देखा होगा तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। और भाई ये पूरा सीजन यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ, अगर किसी भी टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1 देखना हो तो वो यूट्यूब पे है। लेकिन हम तेजी से एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे होती है कि ताकेमिची एक दिन टीवी पे देखता है कि एक लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। भाई वो देखता है कि वो कोई और नहीं उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड हिना होती है, जिसकी वजह से भाई ताकेमिची हर चीज करने की कोशिश करता है, टाइम लीप करने की कोशिश करता है और वो बार बार टाइम लीप करता है इस इंसिडेंट को चेंज होने के लिए। यहाँ पे ताकेमिची का दोस्त बनता है माइकी। फिर ताकेमिची आगे चल के टोमन को ज्वाइन करता है। काजुटोरा जिसने माइकी के भाई के सर पे रॉड मारी थी वो भी कुछ दिन बाद जेल से बाहर आता है। उसके बाद काजुटोरा ने एक गैंग ज्वाइन की थी जिसका नाम था वेलहेला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोमन वर्सेस वेलहेला, एक ऐसी फाइट जो टोक्यो रिवेंजर्स की हर किसी की फेवरेट है। भाई ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। भाई इसी में हम देखते हैं कि टोमन वर्सेस वेलहेला की फाइट में भाई बाजी ने अपनी जान दे दी थी अपने दोस्तों के लिए। माइकी का डार्क इंपल्स अब हमें पहली बार यहाँ पे दिखता है जब काजुटोरा को माइकी मारता है और वो अपने सेंसेस में नहीं रहता है। अगर ताकेमिची यहाँ पे बीच में ना आया होता तो शायद आज काजुटोरा जिंदा भी ना होता। भाई माइकी को ताकेमिची यहाँ पे रोक लेता है और ये पहली बार था जब डार्क इंपल्स का सामना सबने किया था। अब यहाँ पे आता है टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 जो कि बहुत चीजों की नींव रखता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लैक ड्रैगन 10th जनरेशन को, जिसको लीड कर रहा होता है ताइजू शिबा। ये बंदा बहुत ही मॉन्स्टरस रहता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। हमें दिखाया जाता है कि हक्काई और युजुहा को कैसे ये परेशान करता रहता है। ताकेमिची का आगे चल के बहुत अच्छा दोस्त बनता है हक्काई। ताकेमिची, एंग्री, स्माइली, चिफुयु, मित्सुया आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब मिलके रोकते हैं ताइजू शिबा को। और लास्ट में ड्रेकन आके ताइजू शिबा के बहुत सारे आदमियों को मारा होता है और माइकी ताइजू को हरा के यहाँ पे जीत दे देता है और यहाँ पे जीत होती है टोमन की। एक बार फिर से भाई यहाँ पे सीजन 2 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद शुरू होता है टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 3। अब भाई आता है सीजन 3 जहां पे हम देखते हैं किसाकी टेटा, जो कि भाई अभी तक बहुत ही खतरनाक विलेन दिखाया गया था। अब वो ज्वाइन कर लेता है एक ग्रुप जिसका कपड़ा होता है रेड कलर का।
इजाना ने 13 साल की उम्र में शिनिचिरो और माइकी एमा सबको छोड़ के चला गया था। उसके बाद इजाना अभी अपीयर होता है, इजाना का कमबैक होता है और यही होता है तेंजेको ग्रुप का लीडर। जो मैंने बताया नहीं था कि रेड कपड़े वाली एक गैंग, उसका लीडर होता है इजाना। भाई साहब बहुत कर्म कांड होते हैं भाई। तेंजेको पूरा टोमन पे भाई कैप्चर करना चाहती थी, पूरे शहर में सिर्फ तेंजेको के मेंबर्स दिख रहे थे। और भाई आखिरकार होता है टोमन वर्सेस तेंजेको, जहां पे भाई हमारे क्राई बेबी ताकीमिची ने कमाल कर दिया भाई। किसाकी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था भाई, इसने किसाकी की बजा दी थी। इवन दो किसाकी ने इसे गोली मारी थी, फिर भी ये हार नहीं मान रहा था। अब यहाँ पे एक बहुत ही बुरी चीज हुई थी कि किसाकी ने एमा को मार दिया था। एमा वही माइकी की बहन, जिसकी वजह से माइकी, ड्रेकन ये सब अपने सेंसेस में नहीं थे, लेकिन ताकीमिची ने यहाँ पे सब कुछ संभाले रहा भाई। उसके बाद एंट्री होती है माइकी की। अभी तक ताकीमिची ने सब संभाला हुआ था, लेकिन अब फाइट होती है इजाना वर्सेस माइकी की। ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी टोक्यो रिवेंजर्स की। इसके बाद होता यह है कि किसाकी इतना बड़ा नाली का कीड़ा रहता है कि वो भाई यहाँ पे इजाना और काकुचो इजाना का बेस्ट फ्रेंड रहता है, जो कि बचपन से उसके साथ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इजाना की बैक स्टोरी, जहाँ पे उसकी मॉम ने उसे कभी अपनाया नहीं। काकुचो की भी सेम कहानी रहती है कि काकुचो हमेशा से अकेला रहता है, लेकिन जब इजाना और काकुचो मिलते हैं तो वो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया तो ऐसा जाता है कि इजाना और काकुचो दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन काकुचो यहाँ पे बच जाता है। किसाकी को ताकीमिची दौड़ाता है और वो ट्रक से लड़के इस दुनिया से चला जाता है। तो सीजन 3 की एंडिंग ऐसे होती है। तो अब होता ये है कि माइकी ने टोमन को डिसबैंड कर दिया था। पर ऐसा माइकी ने क्यों किया? क्योंकि टोमन और तेंजेको की जब लड़ाई हुई थी तो तेंजेको ही उस समय की सबसे पावरफुल गैंग थी, लेकिन जब टोमन ने तेंजेको को हरा दिया तो अब टोमन के अलावा कोई भी गैंग नहीं बची थी जो कि सबसे पावरफुल हो। तो माइकी ने इसीलिए टोमन को बंद कर दिया, ये बोलते हुए कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे माइकी के मन में कुछ और चल रहा था, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। अब जब गैंग वाला सीन खत्म हो गया रहता है तो ताकीमिची भी अपने फ्यूचर में चला जाता है। जब ताकीमिची फ्यूचर में जाता है तो देखता है वो पाचिन की वेडिंग में रहता है। हर कोई मजे कर रहा होता है, वहां पे ड्रेकेन होता है, वहां पे चीफुयू होता है, वहां पे हर कोई होता है जो कि अपने लाइफ में सेटल्ड होता है। लेकिन एक चीज ताकीमिची को प्रॉब्लम लगती है कि वहां पे माइकी नहीं होता। जब ड्रेकन से माइकी पूछता है तो ड्रेकन भी बोलता है कि माइकी अपनी जिंदगी में मजे कर रहा है और शायद उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ताकीमिची को भी लगता है जब ड्रेकन ऐसे बोल रहा है तो शायद ये सच ही होगा। भाई एक दिन ताकीमिची टीवी पे देखता रहता है कि किसी बॉन्टेन गैंग की बात हो रही है। अब ये बॉन्टेन गैंग क्या होती है? बॉन्टेन गैंग एक गैंग है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बॉन्टेन गैंग एक ऐसी गैंग है जो हर तरह के क्राइम में होती है। जितने भी बुरे क्राइम तुम सोच सकते हो हर कोई उसमें करता है। और हमें पहले ऐसे स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि शायद इसका लीडर इजाना है, लेकिन यार वो इजाना नहीं होता है, वो होता है माइकी। माइकी थोड़ा बहुत इजाना वाला लुक ले लेता है। इस ग्रुप में होता है सांजू, जो कि माइकी के एकदम बचपन का दोस्त होता है। और भाई ये माइकी के लिए कुछ भी कर सकता है। लिटरली भाई ये माइकी को अपना किंग मानता है और माइकी के एक इशारे पे ये कुछ भी कर सकता है। इसमें हमें कांजी दिखाया जाता है, हमें इसमें काकुचो दिखाया जाता है, हमें इसमें कोकोनोई दिखाया जाता है। कोकोनोई सारे फाइनेंसेस संभालता था। भाई बॉन्टेन गैंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है क्योंकि बहुत ही कम टाइमलाइन में इसे दिखाया गया है, लेकिन ये क्लियर चीज थी बॉन्टेन की। अब हम दोबारा आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो जब ताकीमिची ये गैंग को देखता रहता है टीवी पे तो भाई ताकीमिची को ये लगता है कि नहीं यार ये गैंग इजाना नहीं जिंदा हो सकता, क्योंकि माइकी के जो पीछे वाला लुक था वो एकदम इजाना के जैसे लग रहा था। तो ताकीमिची कहता है कि नहीं यार इजाना नहीं जिंदा हो सकता है, और ताकीमिची को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि ये माइकी हो सकता है। लेकिन आगे चल के जब रिसर्च करता है, वो नाहोतो के पास जाता है, उससे पता चलता है कि ये माइकी ही है। और भाई जब ताकीमिची को ये पता चलता है कि ये माइकी है
तब ताकीमिची भाई साहब माइकी से मिलने के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भाई जैसे ही ताकीमिची माइकी के पास जाता है वहां उससे मिलने, तभी वहां पे सांजू आ जाता है जो कि ताकीमिची को थोड़ा धमकाता वमकाता है। फिर होती है एंट्री माइकी की और माइकी सांजू से कहता है कि सांजू तुम यहाँ से जाओ। भाई उसके बाद ताकीमिची और माइकी बात कर ही रहे थे, उसके बाद ताकीमिची ने कहा कि माइकी मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा ये वो, और भाई माइकी बिना कुछ सुने समझे उसकी डार्क इंपल्स की वजह से वो भाई ताकीमिची के ऊपर गन शूट कर देता है, जिसकी वजह से ताकीमिची की हालत एकदम खराब हो जाती है। लेकिन खराब हालत में भी ताकीमिची एक ही चीज बोल रहा था कि माइकी मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसके बाद माइकी ये सुनने के बाद और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है ताकीमिची तुम कुछ भी नहीं बचा सकते। उसके बाद माइकी कूद जाता है बिल्डिंग से, और भाई माइकी जैसे ही कूदता है ताकीमिची उसे पकड़ लेता है। भाई ताकीमिची बार बार माइकी से पूछता है माइकी बताओ तुम्हें बचना है, माइकी बताओ क्या तुम बचना चाहते हो, माइकी सच सच बताओ तुम बचना चाहते हो। उसके बाद भाई माइकी अपने सेंसेस में आता है और ताकीमिची से बोलता है ताकीमिची मुझे बचा लो। और लिटरली भाई यही चीज के बाद एक चीज होती है कि माइकी और ताकीमिची एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये इनका ट्रिगर पॉइंट बन गया होता है टाइम लीप करने का। अब ताकीमिची एक बार फिर से पास्ट में आ गया होता है। ताकीमिची जैसे ही पास्ट में आता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है 3DTs के बारे में। 3DTs क्या है अब हम ये जानेंगे। 3 लोग जिसे 3 टाइटन्स कहा जाता है उनकी गैंग की ये टीम्स हैं, मतलब अलग अलग इलाकों पे ये तीनों ही राज करते हैं। जिनमें से सबसे पहली गैंग है रोकुहारा टेंडेई, दूसरी गैंग है ब्राह्मण और तीसरी गैंग है कांटो मांजी गैंग। भाई ये तीनों ही गैंग बहुत खतरनाक होती है। जहां पे बात करें रोकुहारा टेंडेई की तो इसका लीडर होता है साउथ। साउथ एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो किसी को भी मारने पीटने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और लिटरली भाई ये ड्रेकन से भी बड़ा है। तो साउथ एकदम प्योर मॉन्स्टर रहता है। भाई रोकुहारा टेंडेई में होता है काकुचो। हाँ भाई टेंजेकू के बंद होने के बाद काकुचो इसको ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ही सेम कांजी भी करता है, कांजी भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। सेम ऐसा ही शियोन करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टेंजेकू मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हैं रोकुहारा टेंडेई को। और भाई यहाँ पे सबसे शॉकिंग था हतानी ब्रदर्स का यहाँ पे ज्वाइन करना रोकुहारा टेंडेई को। भाई रिंडो और रैन भी रोकुहारा टेंडेई को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये पूरी लिस्ट थी रोकुहारा टेंडेई की। अब बात करते हैं ब्राह्मण गैंग की। तो भाई ब्राह्मण गैंग कह सकते हो कंपैरेटिवली जहां पे रोकुहारा टेंडेई एकदम इवल है, तो ब्राह्मण गैंग पूरी इवल नहीं होती है, वो थोड़ी ठीक होती है। और उसकी लीडर होती है सेंजू। अब भाई सेंजू के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सेंजू इस गैंग की लीडर होती है। और भाई इस गैंग में होते हैं अकाशी, जो कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन में भी था, और भाई इसे द गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। और अकाशी की छोटी बहन है सेंजू। अब भाई इस टीम में बेनकेई और वकाजा थे, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन के आधे से ज्यादा मेंबर, शायद सीरीचिरो को छोड़ के जितने भी मेंबर थे वो ब्राह्मण गैंग में ही थे। और इसी गैंग में आगे चल के हमें पता चलता है कि ड्रेकन भी है। हाँ वो पूरे कपड़े पहन के नहीं घूमता है, लेकिन माइकी को बचाने के लिए, कांटो मांजी गैंग को हराने के लिए ड्रेकन भी इस गैंग को ज्वाइन कर लेता है। और भाई जब ड्रेकन ज्वाइन किया है तो हमारा ताकीमिची कैसे पीछे होगा, तो आगे चल के ताकीमिची भी इस गैंग को ज्वाइन कर लेता है। अब बात करते हैं कांटो मांजी गैंग की, थर्ड गैंग ऑफ 3DTs की। भाई यहाँ का लीडर होता है माइकी। इस गैंग के मेंबर्स को हमें बहुत ज्यादा दिखाया नहीं गया था, लेकिन इस गैंग के जो मेन मेंबर होते हैं वो होता है सांजू। हाँ भाई सेंजू, सांजू और अकाशी, ये तीनों आपस में भाई बहन होते हैं। और सांजू को तुमने माइकी के साथ बचपन में भी देखे रहे होगे। तो भाई ये होता है, इसमें होता है कोकोनोई। भाई ये भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है कांटो मांजी को। तो फिलहाल तो यही 3 मेंबर हमें कांटो मांजी गैंग में दिखाए गए रहते हैं।
अब क्या होता है, रोकुहारा टेंडेई का जो लीडर होता है साउथ, वो बार बार ड्रेकन को फोर्स कर रहा होता है कि वो उसकी गैंग में ज्वाइन हो जाए, लेकिन ड्रेकन ऑलरेडी ब्राह्मण गैंग में था और ड्रेकन बिल्कुल भी साउथ के साथ काम नहीं करना चाहता था, तो वो बार बार मना कर रहा था। लेकिन एक बार ताकीमिची और ड्रेकन जब साथ में थे तो साउथ ने फिर इन्हें घेरा और फिर साउथ ने कहा कि ड्रेकन तुम मुझे ज्वाइन करो, लेकिन ड्रेकन यहाँ पे मना करता है, जिसके बाद साउथ उसके बाद उसे एक पंच मारता है। तभी वहां पे आ जाती है ब्राह्मण गैंग और दोनों गैंग एक दूसरे के सामने होती है और भाई ड्रेकन भी अटैक कर देता है साउथ पे और यहाँ पे होता है साउथ वर्सेस ड्रेकन। और भाई ताकीमिची को भी साउथ बोलता है कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, लेकिन ताकीमिची भी उन्हें ज्वाइन नहीं करता है। अब यहाँ पे होता ये है कि ब्राह्मण और रोकुहारा टेंडेई एक दूसरे के सामने होती है, लेकिन वहां पे पुलिस आ जाती है, इसीलिए भाई गैंग मेंबर जितने भी हैं सब वापस आ जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही भयानक चीज होती है कि साउथ के मन में ये रह जाता है कि इन दोनों ने मेरी गैंग नहीं ज्वाइन की, ड्रेकन और भाई ताकीमिची ने। उसके बाद एक दिन सेंजू जो होती है वो ताकीमिची की बहुत ही अच्छे दोस्त बनने लगती है। सेंजू कहती है मेरी उम्र का इस ग्रुप में कोई भी नहीं है, और वो ताकीमिची के साथ हंसने खेलने लगती है, ताकीमिची के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और बहुत हद तक हमें ये भी लगता है कि सेंजू शायद ताकीमिची को पसंद करती है। इस चीज की कहीं पे भी क्लियरिटी तो नहीं दी गई है, लेकिन हाँ शर्माती वर्माती है ताकीमिची से सेंजू। उसके बाद भाई साहब होता यह है कि एक दिन सेंजू और ताकीमिची अम्यूजमेंट पार्क में गए रहते हैं और वहां पे आ जाते हैं रोकुहारा टेंडेई के कुछ मेंबर्स जो कि गन लिए हुए थे। और भाई यहाँ पे ताकीमिची की एक नई चीज अनलॉक होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ताकीमिची को फ्यूचर्स के कुछ भाई विजुअल्स दिखने लगते हैं और भाई फ्यूचर के विजुअल्स ने उसमें देखा था कि सेंजू ताकीमिची को बचाते हुए मारी जाएगी। इसी वजह से ताकीमिची को मालूम था कि ये होगा और ताकीमिची सेंजू को बचा लेता है गोलियों से। और तभी वहां पे उस समय आ जाता है ड्रेकन। भाई रोकुहारा टेंडेई के और भी आदमी आते हैं, गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन ड्रेकन वहां पे खड़ा रहता है। अब भाई सब कुछ खाली हो गया था। सेंजू और ताकीमिची सोचते हैं कि अब चला जाए, लेकिन वहां पे ताकीमिची देखता है कि ड्रेकन को लग चुकी है गोली। और भाई इसी चीज के बाद ड्रेकन हमारे बीच में नहीं रहता है। इस चीज के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई गुस्सा था और भाई ब्राह्मण गैंग डिसाइड करती है कि वो रोकुहारा टेंडेई को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर एक दिन रोकुहारा टेंडेई और ब्राह्मण गैंग एक दूसरे के सामने आते हैं और उसी समय कांटो मांझी गैंग भी वहां पे आ जाती है। अब भाई लड़ाई होने वाली थी रोकुहारा टेंडेई वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस कांटो मांझी गैंग के बीच में। और भाई ये बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, हर कोई आपस में लड़ रहा होता है। वहीं पे भाई साहब ताकीमिची की डार्क इंपल्स एक बार फिर से उस पे हावी हो जाती है और वो साउथ को इतना मारता है भाई, वो साउथ को इतना मारता है कि साउथ वहीं पे जान दे देता है। भाई साउथ अब इस दुनिया में नहीं रहता है भाई। और ये देख के भाई ब्राह्मण ग्रुप, रोकुहारा टेंडेई और कांटो मांझी हर कोई हैरान हो गया था। भाई ताकीमिची आता है साउथ को बचाने के लिए, लेकिन ताकीमिची का भी हाथ माइकी तोड़ दिया होता है। ताकीमिची को और मारने जा रहा था, तभी वहां पे आ जाती है सेंजू और वो सर झुका के माइकी से माफी मांगती है और अपनी हार मान लेती है। कहती है कि ब्राह्मण गैंग हार गई। और इसी इंसिडेंट के बाद ब्राह्मण गैंग को सेंजू ने बंद कर दिया था। यहाँ पे रोकुहारा टेंडेई भी हार चुकी थी, तो अब जो गैंग थी जो हर जगह पे राज कर रही थी वो थी कांटो मांझी गैंग। तो 3 डिटीज की लड़ाई में कांटो मांझी गैंग जो थी वो जीत गई थी। आगे चल के हमें पता चलता है भाई कि कांटो मांझी गैंग में कौन कौन ज्वाइन होता है। भाई रोकुहारा टेंडेई के कुछ मेंबर जैसे काकुचो, कांजी, शियोन, रिंडो एंड रैंड हतानी ब्रदर्स, भाई ये लोग ज्वाइन हो चुके थे रोकुहारा टेंडेई से कांटो मांझी गैंग में। भाई ब्राह्मण गैंग के भी 2 मेंबर वकाजा और बेनकेई, जो कि शायद स्ट्रॉन्गेस्ट थे उस गैंग में, भाई वो भी ज्वाइन हो जाते हैं कांटो मांझी गैंग में। आगे चल के हम देखते हैं कि हानमा भी इस गैंग में आ चुका है। तो अब कांटो मांझी गैंग एकदम अनस्टॉपेबल होने वाली थी। कांटो मांझी गैंग को शायद ही कोई रोक सकता था, लेकिन एक गैंग ऐसी और बनने वाली थी
जो कि कांटो मांजी गैंग को भी रोक देती। अब कांटो मांजी गैंग हर तरफ राज कर रही थी। जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग थे जापान के वो कांटो मांजी गैंग में ज्वाइन हो चुके थे, लेकिन एक बंदा और था जो इस समय था हॉस्पिटल में, और उस बंदे का नाम था ताकेमिची। ताकेमिची हॉस्पिटल में रहता है जहां पे उससे चिफुयु मिलने आया हुआ होता है। हमें पता चलता है कि कोकोनोई भी वहां पे रहता है, जो कि ताकेमिची को भाई हॉस्पिटल लेके आया रहता है। मतलब वो इनोई को देता है और इनोई उसे हॉस्पिटल लेके आया रहता है। भाई यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिनाता भी आई हुई है, लेकिन चिफुयु यहाँ पे थोड़ा सा नाराज रहता है ताकेमिची से। ताकेमिची यहाँ पे बोलता है कि मुझे इस समय अकेला रहना है, और ताकेमिची एक ही चीज सोच रहा था कि अब ताकेमिची क्या करेगा। हिना अंदर आती है, वो ताकेमिची को गले लगाती है और वो कहती है ताकेमिची अच्छे से रो लो। उसके बाद ताकेमिची कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, जहां पे उसने बहुत अच्छे मोमेंट्स हिना के साथ बिताए। भाई वो लोग फायरवर्क्स भी देखते हैं, लेकिन अब ताकेमिची को बार बार ये याद आ रहा होता है कि भाई उसने माइकी को बचाने का वादा किया था। भाई यहाँ पे ताकेमिची सोचता है कि माइकी को कैसे बचाया जाए। यहाँ पे ताकेमिची को लगता है कि शायद अगर कांटो मांजी गैंग हार जाए तो मैं माइकी को बचा सकता हूँ। अब ताकेमिची ये डिसाइड करता है कि वो भी अपनी एक गैंग बनाएगा। इस गैंग का नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन वो सोच लिया था कि वो एक गैंग जरूर बनाएगा। वो सबसे पहले जाता है अपने दोस्त चिफुयु के पास, जहाँ पे पहले तो ऐसा लगता है कि चिफुयु गैंग नहीं ज्वाइन करेगा, पर भाई चिफुयु कहा कि मैं रुक जाओ, बस जॉब को रिजाइन दे के आता हूँ, और भाई चिफुयु तुरंत भाई साहब गैंग को ज्वाइन कर लेता है। तो टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन का सबसे पहला मेंबर होता है चिफुयु। भाई दूसरा आदमी जो था जिसे ताकेमिची ने जाके बोला था गैंग में ज्वाइन होने के लिए, वो था हक्काई। और भाई हक्काई बिना कुछ सोचे समझे वो उस गैंग में ज्वाइन हो जाता है। तीसरा आदमी होता है इनो, जो भाई ड्रेकेन अब इस दुनिया में नहीं रहा था, तो इनो अब उसके गैरेज में काम करता था। लेकिन इनो से जब ताकेमिची ने जाके पूछा तो इनो ने भी कहा कि वो अब इस ग्रुप में है। चौथे नंबर पे जाता है ताकेमिची मित्सुया के पास। भाई मित्सुया पहले तो एकदम मना कर देता है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जब वो अपनी फैशन डिजाइनिंग करने जाता है, वहां पे देखता है ताकेमिची लोग आए हुए हैं उसे सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मित्सुया का मन बदल जाता है और वो टोमन की ही ड्रेस पहन के आता है और कहता है ताकेमिची आमेन। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे ताकेमिची जाता है पाचिन के पास। पाचिन भी भाई इस गैंग को ज्वाइन करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, और भाई इसी के साथ 80 से ज्यादा मेंबर पाचिन के साथ इस गैंग को ज्वाइन कर चुके हुए थे। इसके बाद भाई ताकेमिची जाता है एंग्री और स्माइली के साथ, जो कि एक रामेन शॉप चला रहे थे। भाई वो भी इस गैंग में आने के लिए शामिल हो जाते हैं। इसके बाद भाई ताकेमिची जाता है सेंजू के पास। ताकेमिची पूछता है कि सेंजू क्या तुम ये ग्रुप ज्वाइन करोगी? लेकिन जब से ब्राह्मण गैंग बंद हुई थी सेंजू बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन यहाँ पे भाई हमारा ताकेमिची सेंजू को मना लेता है और भाई सेंजू भी इस गैंग में आने के लिए मान जाती है। भाई हम ताकेमिची के दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं। ताकेमिची ने अपने जितने भी 4 दोस्त आकुन और जितने भी रहते हैं भाई सबको ज्वाइन करवा लिया था इस ग्रुप में। भाई अब इस गैंग के मेंबर थे चिफुयु, हक्काई, इनो, मित्सुया, पाचिन, एंग्री, स्माइली, सेंजू और भाई ताकेमिची के जितने भी दोस्त थे। और भाई इस गैंग का लीडर था ताकेमिची। तो भाई ये गजब की थी टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन। तो भाई इतने मेंबर हमें दिखाए जाते हैं टोक्यो मांजी सेकंड जेन को ज्वाइन करते हुए। अब इसी बीच ताकेमिची ये डिसाइड कर लेता है कि ये इस गैंग का नाम टोक्यो मांजी ही रखेगा, लेकिन सेकंड जनरेशन। तो इस गैंग का नाम आता है टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन। इसके बाद वो चीज होने वाली थी जिसका सबको इंतजार था। टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन वर्सेस कांटो मांजी गैंग। अब यहाँ पे होने वाला था टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन वर्सेस कांटो मांजी गैंग।
भाई कांटो मांजी गैंग को भाई पहुंच गई नोटिस कि टोक्यो मांजी गैंग लड़ना चाहती है कांटो मांजी से, जहां पे माइकी एग्री करता है और भाई एक डेट ये लोग फिक्स करते हैं जिस दिन ये लोग एक दूसरे के सामने होंगे। भाई कांटो मांजी गैंग में 500 से ज्यादा मेंबर होते हैं और भाई कांटो मांजी गैंग में शायद 50 मेंबर। भाई जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आती है तो क्वांटिटी हम देख ही सकते हैं, लेकिन टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन वाले भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़ने पे बिलीव करते थे और उनका मोटिव सिर्फ एक चीज था, कांटो मांजी गैंग को हराना। यहाँ पे माइकी कहता है क्या हमें टोमन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, तो अब इन्हें हमें फिनिश कर देना है, मतलब इन्हें अब हमें हराना है। भाई टोक्यो मांजी गैंग और कांटो मांजी गैंग दौड़ती है, दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हर तरफ एक ही बातें सुनाई दे रही थी कि भाई ताकेमिची बहुत ज्यादा कमजोर है, ताकेमिची बहुत जल्दी हार जाएगा, लेकिन ताकेमिची को काकुचो ने एक घूंसा मारा जिसको ताकेमिची सहता है। उसके बाद ताकेमिची भी काकुचो को एक घूंसा मारता है जिसकी वजह से काकुचो बहुत पीछे जाता है और यहाँ पे टोमन के मेंबर एकदम चार्ज अप हो जाते हैं भाई, वो पागल हो जाते हैं, हर कोई फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन किससे क्या कर रहा था। सबसे पहली फाइट हो रही थी ताकेमिची और काकुचो के बीच में, दूसरी फाइट हो रही थी कांजी और चिफुयो के बीच में, शियोन लड़ रहा था आकुन से, मित्सुया लड़ रहा था हतानी ब्रदर्स से, शियोन इनो पाचिन लड़ रहे थे सारे मेंबर से, सेंजू लड़ रही थी अपने ही भाई सांजू से, और ये सब ऊपर बैठ के माइकी देख रहा था जिसके बगल में था हानमा। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, ताकेमिची काकुचो को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था और भाई कांजी यहाँ पे चिफुयू को बहुत ही ज्यादा मार रहा था। लेकिन हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि शियोन को आकुन हरा देता है। भाई मित्सुया हतानी ब्रदर से लड़ ही रहा होता है, तभी वहां पे हक्काई आ जाता है। अब हक्काई मित्सुया वर्सेस हतानी ब्रदर रिंडो और रैन होता रहता है, जहां पे भाई ये बहुत ही अच्छी टक्कर देते रहते हैं। सेंजू और सांजू की फाइट में यहाँ पे हम देखते हैं कि सांजू जीत जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं मित्सुया और हक्काई मिलके रिंडो और रैन को हरा देते हैं। भाई लेजेंडरी डुओ को भाई यहाँ पे मित्सुया और हक्काई ने हरा दिया था। लेकिन एक चीज हमें दिखती है, इनो खड़ा रहता है और उसे मारते हैं बेनकेई और वक्काजा। अब यहाँ पे इनो को मार खाता देख कोनोई, जो कि भाई कांटो मांजी गैंग में था, उसका भी मन बदल गया और भाई वो इनो का साथ देने लगा और यहाँ पे लड़ाई होने लगी। बेनकेई वक्काजा जो कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन के बहुत ही खतरनाक मेंबर थे और अभी वो कांटो मांजी गैंग में है, इन दोनों की लड़ाई होती है इनो और कोकोनोई से। भाई अब यहाँ पे माइकी इशारा करता है कि हानमा तुम्हारा इस लड़ाई में जाने का वक्त आ गया है। अब हानमा लड़ाई में कूदता है और डिस्ट्रक्शन चालू कर देता है। भाई यहाँ पे कोकोनोई और भाई इनो दोनों ही हार गए थे बेनकेई और वक्काजा से और भाई माइकी के पीछे खड़ा रहता है पाचिन। भाई पाचिन आता है, माइकी को चैलेंज करता है। भाई लिटरली पाचिन ने बहुत अच्छी फाइट दी माइकी को, लेकिन यहाँ पे माइकी जीत जाता है। अब भाई यहाँ पे हानमा डिस्ट्रॉय कर देता है स्माइली एंग्री पेयन को और भाई ताकेमिची काकुचो से लड़ता रहता है। लेकिन जैसा कि अब हमें पता है कि ताकेमिची को फ्यूचर के कुछ सीन्स दिखने लगते हैं, फ्यूचर के कुछ विजन्स दिखते हैं, वैसे ही ताकेमिची को दिखा कि टोक्यो मांजी गैंग और कांटो मांजी गैंग के मेंबर्स के ऊपर चढ़ गई है ट्रेन और भाई वो सोचता है ये सब कौन किया है, तभी उसे पता चलता है ये सब किया था सांजू ने। भाई यहाँ पे भाई ताकेमिची भाग जाता है और काकुचो भी उसके पीछे भागता है। काकुचो कहता है कहाँ डर के भाग रहे हो ताकेमिची, तो ताकेमिची उसे सारी बात बताता है। तो काकुचो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद भाई ताकेमिची और काकुचो मिलके सांजू को रोकने जा रहे थे और भाई यहाँ पे काकुचो वर्सेस सांजू होता है, जिसमें भाई सांजू के पास तलवार रहती है, वो काकुचो को काफी डैमेज दे देता है और भाई फिर शुरू होता है ताकेमिची वर्सेस सांजू, जहाँ पे भाई सांजू से ताकेमिची लड़ रहा होता है। तभी भाई काकुचो फिर पीछे से आता है और सांजू को एक चीज से हिट कर देता है। भाई यहाँ पे ताकेमिची ट्रेन रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हो नहीं पा रहा था।
एट लास्ट ताकेमिची को ब्रेक मिल ही गया था और उसे खींच रहा था ताकेमिची, लेकिन ताकेमिची को ट्रेन से बाहर फेंक देता है काकुचो। और यहाँ पे भाई काकुचो अपनी पूरी जान लगा के ब्रेक खींचता है और भाई यहीं पे इजाना भी आ जाता है, मतलब इजाना उसके मन में होता है और दोनों मिलके भाई ब्रेक को खींचते हैं और ब्रेक लग जाता है और हर कोई बच जाता है। ताकेमिची यहाँ पे पहुंचता है काकुचो को बधाई देने के लिए, लेकिन देखता है कि काकुचो अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई यहाँ पे ताकेमिची इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सांजू से लड़ाई करने लगता है, लेकिन भाई सांजू था ताकतवर, उसके पास थी तलवार। वो ताकेमिची को मारने ही जा रहा होता है, तभी एक आवाज आती है कि ताकेमिची इतनी जल्दी हार मान गए क्या। और हम देखते हैं एक बाइक आके सांजू से लड़ती है और हम देखते हैं अपने सामने ताइजू शिबा को। भाई ताइजू शिबा ने भी भाई टोमन सेकेंड जनरेशन को ज्वाइन कर लिया था। अब वो कहता है बॉस अब आपको हराना है माइकी को। और भाई यहाँ पे ताइजू ने तबाही मचानी चालू कर दी भाई हार्ड। और भाई यहाँ पे ताइजू 10-10 बंदों को मारे जा रहा था, तबाही मचा रहा था। तभी ताइजू के सामने आ जाते हैं वकाजा और बेनकेई और भाई ताकेमिची भी पहुंच जाता है माइकी के सामने। भाई ताइजू वकाजा बेनकेई का लड़ाई होती रहती है, तभी बेनकेई और वकाजा अपना बेस्ट मूव मारने जा रहे होते हैं ताइजू को, लेकिन भाई ताइजू दोनों को पकड़ता है और पटक देता है जमीन पे और इस लड़ाई का विनर बन जाता है ताइजू। हाँ भाई ताइजू ने लेजेंडरी डुओ को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सांजू जो होता है वो ताइजू को पीछे से आके स्वॉर्ड से हिट कर देता है और हम देखते हैं कि हानमा, सांजू और माइकी तीनों मिलके ताकेमिची के अगल बगल खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे ताकेमिची ही अकेला होता है जो टोमन से बचा होता है, लेकिन भाई चिफुयु उठता है, फायर अप होता है और आके वो अटैक करने लगता है। चिफुयु को ऐसे देख के भाई साहब सबके अंदर आग वापस जल गई। भाई जितने भी टोमन के मेंबर थे जो एग्जॉस्ट हो चुके थे, एक बार फिर से उनमें आग लग गई और फिर से कांटो मांजी गैंग वर्सेस टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन होने लगी। और ये देख के माइकी की जो डार्क इंपल्स थी वो अब उसके ऊपर हावी होने लगी थी। भाई माइकी ने ताकेमिची को एक लात खींच के मारी और भाई ताकेमिची दूर जाकर गिरा। भाई आगे चल के उसने चिफुयु को भी मारा, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज तब हुई जब माइकी अपने ही टीममेट सांजू को मारता है। भाई सांजू, हानमा, एंग्री, स्माइली, माइकी किसी को भी नहीं देख रहा था कि वो कांटो मांजी का है कि टोक्यो मांजी का है। भाई माइकी बस मारे जा रहा था। अब माइकी ने सबको धूल चटा दी थी। भाई हर कोई गिरा हुआ था जमीन पे और भाई ताकेमिची और माइकी एक दूसरे के सामने आते हैं, जहाँ पे माइकी को बहुत ही पुरानी चीजें याद आती हैं, वो मैं आगे बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे ताकेमिची माइकी से लड़ता है और लिटरली भाई ताकेमिची अनस्टॉपेबल हो जाता है। असल में होता ये है कि ताकेमिची को फ्यूचर का विजन दिखने लगता है, मतलब फ्यूचर की कुछ चीजें दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से ताकेमिची को माइकी क्या कौन सा शॉट मारने वाला है ये पहले से ही पता चल जाता है। अब भाई यहाँ पे माइकी को ताकेमिची मार रहा था, कभी माइकी ताकेमिची को मार रहा था और भाई ताकेमिची की ये चीज देख के हर कोई शौक था। भाई सांजू शौक था, मित्सुया शौक था, हकाई को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है माइकी के साथ। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा था जो माइकी की किक्स, अटैक्स को डॉज कर रहा था और भाई माइकी को हरा सकता था। अब भाई यहाँ पे लड़ाई होते होते ही माइकी कन्फेस करता है अपने डार्क इम्पल्स के बारे में। भाई कुछ पास्ट की बातें बताता है जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी हैं। भाई ताकेमिची कहता है कि इस डार्क इम्पल्स को अपने ऊपर हावी होने दो माइकी, इसे मत रोको, इसे मैं रोक लूंगा। और भाई यहीं पे माइकी डार्क इम्पल्स को खुला छोड़ देता है, जो कि डार्क इम्पल्स माइकी के ऊपर हावी हो जाती हैं। भाई माइकी अब कुछ भी नहीं देख रहा था, माइकी चला गया था बर्जर्क मोड में। भाई ताकेमिची फ्यूचर भी देख रहा था, तब भी भाई माइकी यहाँ पे उससे बहुत ही गजब टक्कर दे रहा था। तभी एक बार क्या हुआ कि माइकी ने ली स्वॉर्ड और वो स्वॉर्ड ताकेमिची के अंदर डाल दिया।
भाई साहब यहाँ पे ताकीमिची की बस जान जाने ही वाली थी, लेकिन ताकीमिची ने भी और अंदर स्वॉर्ड अपने डाल के माइकी को गले लगा लिया। अब यहाँ पे माइकी भी अपने सेंसेस में आया और माइकी रोने लगा। माइकी बोल रहा था कि ताकीमिची ऐसा नहीं हो सकता, और ताकीमिची बस यहाँ पे मरने ही वाला था कि उसके पहले दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और भाई पास्ट में चला गया। तो भाई अब यहाँ पे ताकीमिची देखता है कि वो टाइम लीप करके और पीछे आ जाता है अपने बचपन में, और ये टाइम रहता है 1998 का। भाई स्कूल बैग वो लेता है और वो माइकी के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे भाई माइकी के घर के सामने जाके ताकीमिची खड़ा रहता है, लेकिन उसे वहां पे कोई दिखता नहीं है। कुछ देर बाद वहां पे बाजी आता है और बाजी ताकीमिची को मारने लगता है और पूछने लगता है कि तुम हो कौन। और तभी उसी समय वहां पे एमा निकल के आती है और कहती है कि कितनी गलत बात है कि किसी के घर के सामने किसी को पीटना। उसके बाद वहां पे शिनिचिरो भी आता है जो कहता है अरे यार इस बाजी से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। और वहां पे हम देखते हैं कुछ दूर से सांजू भी चला आ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं सांजू, एमा, बाजी, शिनिचिरो मिलके ताकीमिची से ये पूछते हैं कि तुम कौन हो। ऑब्वियस सी बात है, बचपन में तो किसी को भी नहीं मालूम होगा कि ताकीमिची कौन है। और तभी हम देखते हैं वहां पे एंट्री होती है माइकी की। भाई माइकी आता है, माइकी पूछता है कि क्या हो गया, और ताकीमिची को ये लग रहा होता है कि हाँ माइकी भी यही कहेगा कि ये कौन है, ये मुझे कहाँ पहचान सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि माइकी ताकीमिची को देख के बोलता है ताकीमिची। मतलब भाई यहाँ पे माइकी और ताकीमिची दोनों ही टाइम लीप कर गए होते हैं। भाई दोनों इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागने लगते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होता है। भाई दोनों अपनी खुशी बयां नहीं कर सक रहे होते हैं। और भाई अब इन दोनों को समझ में आ गया था कि ये दोनों साथ में टाइम लीप कर चुके हैं। अब दोनों साथ में मिलके ये कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। और भाई ऐसा होता भी है। भाई हर चीज ये लोग सही करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज ये करते हैं कि जब टोमन फॉर्म हो रही थी तो वहां पे ताकीमिची भी रहता है। मतलब ओरिजिनल मेंबर्स तो रहते ही हैं, जैसे माइकी, काजुटोरा, मित्सुया, बाजी, पाचिन, ड्रेकन, ये लोग तो रहते ही हैं, बट ताकीमिची भी वहां पे रहता है। और ताकीमिची कहता है मैं भी किसी को ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। और भाई वो मेंबर कोई और नहीं किसाकी ही रहता है। भाई किसाकी भी अब टोमन का मेंबर होता है। और माइकी भी कहता है मैं भी एक बंदे को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, और भाई वो बंदा होता है सांजू। भाई इस गैंग को हम टोक्यो मांजी फाइनल जनरेशन भी कह सकते हैं। और इस गैंग के मेंबर थे किसाकी, ताकीमिची, सांजू, पाचिन, ड्रेकन, माइकी, काजुटोरा, मित्सुया और बाजी। और भाई यही गैंग आगे चल के जापान की सबसे बड़ी गैंग बनती है, जो कि हर किसी को कॉन्कर कर ली होती है और बहुत ही खतरनाक होती है। इससे बड़ी गैंग जापान में कोई भी नहीं होती है, और इसने पूरी कंट्री को कॉन्कर कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं माइकी और ताकीमिची एक जगह पे खड़े होते हैं, उनके आंखों में होता है आंसू, और ताकीमिची और माइकी एक दूसरे से कहते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। भाई टोमन की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पे टोमन को डिसबैंड कर दिया जाता है। मतलब अब टोमन गैंग को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब कुछ ठीक हो गया होता है, और अब यहाँ पे आता है चर्च का सीन। लेकिन चर्च का सीन क्यों? क्योंकि हमारे ताकीमिची और हीना की शादी होने वाली होती है। भाई अब सब कुछ ठीक था, और भाई हीना और ताकीमिची की शादी हो रही होती है। यहाँ पे हम चीफुयू को देखते हैं, और चीफुयू के ही थ्रू हमें सबका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आखिरी में एंडिंग में सब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमें दिखता है माइकी, जो कि अब मोटरसाइकिल रेसर है, और ड्रेकन जो कि उसकी हेल्प करता है इस चीज में, और ड्रेकन उसका मैकेनिक और मैनेजर भी है। किसाकी और कोकोनोए TKEKO ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और सचमुच ये बहुत ही ज्यादा पैसा छाप रहे हैं। इजाना यहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप चला रहा है, जिसका नाम होता है टेंजिकू। काकुचो, ताइनो, कांजी भी इन्हीं के साथ काम कर रहे होते हैं, और ये एक ऑर्फनेज चला रहे होते हैं। हतानी ब्रदर्स, रिंडो और रैन अपना एक क्लब चला रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सेंजू और सांजू
जिसको हम आकाशी सिबलिंग्स भी कह सकते हैं, वो एक फेमस यूट्यूबर्स बन चुके हैं। और आकाशी जो है इन दोनों का प्रोड्यूसर है। शिनिचिरो को हम देखते हैं वो एज इट इज अपना एसएस मोटर शॉप चलाता है, और इनो जो पहले ड्रेकन की मदद करता था वो अब शिनिचिरो की मदद करता है। वहां पे वकाजा और बेनकेई मिलके एक जिम खोलते हैं जिसका नाम होता है गोजो जिम। हम साउथ को देखते हैं जो कि इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन बन चुका होता है और पूरी दुनिया में उसका नाम होता है, और वो कभी कभी गोजो जिम भी जाता रहता है। ताइजू को हम देखते हैं जो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को अब ओन करता है। हक्काई और यूजुहा को हम देखते हैं कि हक्काई मॉडल बन चुका है और यूजुहा जो कि हक्काई की बहन है वो उसकी मैनेजर बन चुकी है। मित्सुयो को हम देखते हैं कि वो एक फैशन डिजाइनर बन चुका है बहुत बड़ा, और पाचिन और पेयान रियल एस्टेट के बिजनेस में घुस चुके हैं। हमें दिखाए जाते हैं एंग्री और स्माइली जो कि एज इट इज रैमेन शॉप पे अभी भी काम करते हैं। हमें दिखाया जाता है आकुन जो कि एक हेयर स्टाइलिश बन चुका होता है जो कि उसका सपना होता है। ताकीमिची के और सारे दोस्त भी बहुत अच्छी अच्छी जगह सेटल हो जाते हैं, जैसे कोई फार्मिस्ट होता है, कोई गवर्नर के लिए वर्क करता है, कोई अपना फैमिली टेंपल चलाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है हानमा जो कि एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर है और वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है। उसके बाद हमें दिखाई जाती है एमा जो कि एक हाउसवाइफ है हमारे ड्रेकन की। यहाँ पे हमें चीफुयू दिखाया जाता है जो कि एक पेट शॉप का मालिक है, और बाजी और काजुटोरा उसके साथ काम करते हैं। और यहाँ पे भाई हम देखते हैं कि ताकीमिची की शादी हो रही होती है, हर कोई बहुत खुश होता है, सारे लोग यहाँ पे, हर एक टोक्यो रिवेंजर्स कैरेक्टर यहाँ पे जिंदा होता है, किसी की भी सैड एंडिंग नहीं है। और यहाँ पे मिलती है हमें हैप्पी एंडिंग, और ताकीमिची की शादी में सब मजे कर रहे होते हैं और सब अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गए होते हैं। खैर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे ये एंडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। बहुत लोग को नहीं पसंद आएगी, लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे पसंद आई है। और मैं ये कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहूंगा कि टोक्यो रिवेंजर्स वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है भाई एनिमे इंडस्ट्री का। ये यहाँ पे खत्म होता है। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया कि एक एक चीज में पैनल में क्या लिखा है, कहाँ पे इमोशन शेयर हो रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम इस एनिमे, मान लो इसका एनिमेट हो या फिर तुम इसकी मांगा पढ़ो, तो तुम्हें इमोशंस फील हो, तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने पहले ही तो देख चुका है या फिर मैंने पहले ही तो कर दिया है। तो मैं तुम्हारा बिना मजा खराब किए इस चीज को एक्सप्लेन किया हूँ। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को हाइप, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।